बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र। आज बात करेंगे आदिवासियों से। आज के विधानसभा चुनाव 2023 से पहले राज्य के हर वर्ग को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दोनों ही पार्टियां इस साल होने वाले चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में महिलाओं और युवाओं को साधने के बाद अब प्रदेश के बड़े वोट बैंक आदिवासी पर पार्टियों की नजर पहुंच गई है। यही कारण है कि बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के मौके पर आज कांग्रेस ने आदिवासी सीटों पर चुनाव प्रचार का शंखनाद करने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट। प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी आदिवासियों के सहारे सत्ता पाने की तैयारी में जुट गई है। यही कारण है कि बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी आदिवासी क्षेत्रों में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसके अलावा पार्टी ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाने का फैसला लिया है। कांग्रेस ने आज हरसूद से चुनावी शंखनाद किया। हरसूद विधानसभा क्षेत्र से आदिवासी सीटों पर चुनाव प्रचार का आगाज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया। इस दौरान कमलनाथ ने जनसभा को भी संबोधित किया। हालांकि बीजेपी से कांग्रेस का आदिवासियों के लिए महज दिखावा बता रही है। कांग्रेस की मानसिकता प्रारंभ से जितने आदिवासी हितैषी है कमलनाथ जी, उतने हितैषी कभी हो नहीं सकते। इन्होंने शिवभान सिंह सोलंकी जी को मुख्यमंत्री बनने दिया कमलनाथ जी की पार्टी ने। इन्होंने दलवीर सिंह के साथ उपेक्षा का भाव अपनाया। इन्होंने जमुना देवी जी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो उमंग सिंगार जी की क्या हालत थी, ये सारे आदिवासियों को मालूम है चारों तरफ के। अब ये कोई भी स्वांग कर सकते हैं आदिवासियों में जाके, वो विश्वास करेंगे ही नहीं। कांग्रेस से पहले बीजेपी भी इस वर्ग को साधने में जुट चुकी है। 5 जून को आदिवासी क्षेत्र झाबुआ में सीएम शिवराज एक सम्मेलन में शामिल हुए थे। ये सम्मेलन लाडली बहना योजना को लेकर आयोजित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने वोटर्स को साधने की कोशिश भी की। सीएम शिवराज ने झाबुआ में रात्रि विश्राम भी किया था। इसी दौरान 5 जून को ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पन्ना जिले के दौरे पर पहुंचे थे। इधर कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसा है। मध्य प्रदेश में आदरणीय जमुना देवी जी हो, कांतिलाल भूरिया जी हो, तमाम आदिवासी नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाने से लेकर मंत्री बनाने का काम कांग्रेस ने किया। अगर हम राष्ट्रपति जो कि प्रथम नागरिक हैं इस देश की, उनकी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका अपमान करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी सबने देखा कि जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ उसमें उनको बुलाया तक नहीं गया, जबकि वो प्रथम नागरिक हैं देश। सीएम शिवराज सिंह पहले ही बिरसा मुंडा की जयंती यानी 15 नवंबर को ऐच्छिक अवकाश का ऐलान कर चुके हैं। इसके अलावा हाल ही आदिवासियों के लिए पेसा एक्ट भी लागू किया गया है। बता दें कि प्रदेश में हमेशा से ही सत्ता के ताले की चाबी आदिवासियों के हाथ में रही है। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां चुनावी साल में आदिवासी वर्ग को साधने में जुटी है। अतुल शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, आपका स्वागत है। नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी का, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ आशीष दुबे वरिष्ठ पत्रकार होंगे कुछ देर में। तो डिबेट की शुरुआत करते हैं। आदिवासियों की आस। आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि कौन सी पार्टी है जिसने आदिवासियों के लिए काम किया है और जिसे आदिवासियों के वोट पाने का अधिकार है। मेरा पहला सवाल गुलरेज जी आपसे है। 18 साल से आपकी पार्टी की सरकार है। आपको 18वें साल में याद आया कि आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन का अधिकार देना है और पैसा एक्ट को लागू करना है। 18 साल लग गए सर। हेलो जी गुलरेज जी। जी मेरा सवाल गुलरेज जी आपसे है। 18 साल लग गए आपकी पार्टी को पैसा कानून लागू करने में, जल, जंगल, जमीन का अधिकार देने में 18 साल क्यों लग गए सर? नहीं, 18 साल में हमने बहुत कुछ किया है जो कि पिछले 60 साल में, 50 साल में ये लोग नहीं कर पाए थे। आप ये देखिए कि स्थितियां क्या थी। आदिवासी क्षेत्रों में स्थिति ये थी कि आप इंदौर से अलीराजपुर जाने में आपको 8-8, 9-9, 10-10 घंटे लगते थे और उसके बावजूद भी आपको ये लगता था गड्ढे इतने होते थे, सड़कें इतनी खराब थी कि आप समय पे पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। और उस पूरे रीजन को इन्होंने क्रिमिनल रीजन तक के रखा। आपको
होता है ये नहीं होता, क्योंकि उनकी आदिवासियों की, जिनको हम वनवासी कहते हैं, वनवासी बंधुओं की हमने जीवन में सुधार किया है, वहां प्रगति का स्तर दिखा है, वहां रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, वहां स्कूल शिक्षा हम लेकर आए हैं, वहां इन्वेस्टमेंट के साधन हम लेकर आ रहे हैं, उनको हम रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। आपको पता है कि ये मैं अपना आंकड़ा नहीं दे रहा, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा है कि जब दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल समाप्त होने का आखिरी वर्ष था, तब आदिवासी महिलाओं का संस्थागत प्रसव मध्य प्रदेश में 6.5% था। आज कितना है? 89 से ज्यादा है। और हमेशा ये बात कही जाती है और दुनिया भर में कही जाती है कि किसी भी समाज को का आईना देखना हो तो उसकी औरतों की स्थिति देख लीजिए, उनकी स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति देख लीजिए। ये हमने करके दिखाया है। आपको पता है इंदौर में शास्त्री ब्रिज के ऊपर ये समय था, मैंने खुद ने अपने आंखों से देखा है कि जब झाबुआ अलीराजपुर से बच्चे आते थे काम धंधे के लिए, इनके मजदूरी करने के लिए, तो वो ब्रिज के ऊपर खड़े होकर रेलगाड़ी देखते थे, जिस बिल्कुल टकटकी निगाहों से, क्योंकि उन्होंने रेलगाड़ी भी पहली बार देखी थी। इतना पिछड़ा करके रखा था वनवासियों के क्षेत्रों को, वनवासी आंचल को बिल्कुल अनडेवलप्ड बनाया था। और उसके और 25 साल पहले जाओगे, 20 साल पहले जाओगे तो उनके बदन पे भाई साहब कपड़ा नहीं रहता था, न स्वास्थ्य था, न सिर पर छत थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने कितनी करोड़ों आदिवासियों के सर पर छतें दी है, इसीलिए बार-बार हमको आशीर्वाद देते हैं वो। गुलरेश भाई, आऊंगा आपके पास में। नीलाभ जी, आपकी पार्टी दशकों तक सत्ता में रही, लेकिन आदिवासियों के दिन नहीं बदले सर, सिर्फ आपकी पार्टी के दिन बदले। कितनी मासूमियत से अपनी पीठ थपथपा रहा मेरे भाजपा के मित्र। आदिवासी वर्ग आजादी की लड़ाई के समय से कांग्रेस के साथ और कांग्रेस की रीति नीतियों में भरोसा रखता है। मध्य प्रदेश की विधानसभा 230 सीट में से लगभग 47 सीट पर आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। लगभग 80 सीटों पर इनका प्रभाव पड़ता है। 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसी वर्ग ने आईना दिखा दिया था। जब इन्होंने इनके लिए उत्थान के लिए इतने काम किए तो इन्हें क्यों नकारा? सिरे से आदिवासियों ने नकार दिया था और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी हार का सामना करना पड़ा। फिर इनको हार जब हुई तो इन्हें बुरसा मुंडा याद आए, मामा जी को टंटिया मामा याद आए और उसके लिए उन्होंने इवेंट बनाना शुरू किया। कहीं भी कोई आदिवासी उत्थान के लिए तो इन्होंने काम किया, ना आदिवासी सुरक्षा के लिए काम किया, न उनकी शिक्षा के लिए काम किया, ना स्वास्थ्य के लिए काम किया। कांग्रेस ने हमेशा इस वर्ग के उत्थान के लिए इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर वर्षों से आजादी के समय से लेकर आज तक काम किए। ये कांग्रेस के परंपरागत वोटरों में से है, क्योंकि इनके आस्था कांग्रेस जुड़ी है। कि आजादी के समय, स्वतंत्रता संग्राम के समय से कांग्रेस में आते। अब ये स्वतंत्रता संग्राम के बारे में क्या जाने, तो अंग्रेजों के साथी रहे। इनको अगर स्वतंत्रता संग्राम के नाम से इनके अंदर कुंठा पैदा हो जाती है। नीलाभ जी, गुलरेश जी कह रहे हैं कि उनके तन पर कपड़ा भी नहीं था जब आपका शासन था। अब ये तो इनके नेता तो ये कहते हैं कि मैं आजादी 2014 के बाद से मिलता हूं। इनके दिमाग का दिवालियापन, इसका हम क्या कर सकते हैं? मानसिक रूप से जो दिवालियापन आदमी का होता है तो उसे इलाज की आवश्यकता होती है। इनके नेता ये कहते हैं कि आजादी हमें 2014 के बाद से मिली। उसका हास्यास्पद नहीं है और क्या है? एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में आजादी में आदिवासियों पर सर्वाधिक अत्याचार हो रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, मैं अपने स्वयं मुख से नहीं कह रहा हूँ। एक लंबी फेरी से आदिवासियों पर अत्याचार की। जब आदिवासी वर्ग ने भाजपा को नकारा तो इन्होंने उनके इवेंट बनाना शुरू किए। इवेंट, कहीं कोई जमीन पर काम नहीं किया। ठीक है नीलाभ भाई, आऊंगा आपके पास। मैं रुक करूंगा आशीष जी का। आशीष जी, एमपी की पॉलिटिक्स में 47 सीटें ट्राइबल्स के लिए रिजर्व है। ऐसे में क्या वोट बैंक की अहमियत है आपकी नजर में? आदिवासियों का जो वोट बैंक है क्या मायने रखता है? देखिए, आदिवासियों का जो वोट बैंक है वो हमेशा से मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रभावशाली रहा है, दबावशाली भी रहा है और हर राजनीतिक दल ने इसकी परवाह भी की है जी। तो ये तो एक इतना बड़ा सीटों का एक चक है कि अगर वो जिस तरफ झुक जाए तो उसे सरकार बनाने की राह उसकी थोड़ी आसान हो जाती है। तो ये तो है। और लेकिन देखिए, इसमें जो नज़र आता है कि जो आदिवासियों का जो जुड़ाव होता है वो अगर हम पिछले 20, 25, 30 सालों का इतिहास देख लें तो उसमें किसी भी दल से या किसी भी व्यक्ति से लंबे समय के लिए रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ आदिवासियों का जुड़ाव 2003 में खत्म हुआ था जी। 2003 से लेकर 2018 तक वो जुड़ाव, वो जो था, उनका समन्वय था, वो भाजपा के साथ रहा। फिर 2018 में वो थोड़ा शिफ्ट हुआ और कांग्रेस की तरफ आया तो कांग्रेस 114 तक चली गई, करीब आ गई। एक बड़ा योगदान इसका रहा। तो अब वो जुड़ाव 5 साल में कांग्रेस से आदिवासियों का मोहभंग हो रहा है या नहीं हो रहा है,
ये नतीजे बताएंगे। लेकिन दोनों ही दलों की ये जरूरत है कि वो अगर इसे वोट मानते हैं आदिवासियों को, तो उसे अपनी तरफ प्रभावित करने, आकर्षित करने की कोशिश जारी रखें। तो बीजेपी भी यही कर रही है, कांग्रेस ये कर रही है, सियासी तौर पे बिल्कुल बुरा नहीं है। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, सभी से आदिवासी वर्ग के नेता समय समय पे सामने आए हैं, जिनके पास अधिकार भी रहे हैं, नाम दाम पद प्रतिष्ठा सब रही है जी। तो उन्होंने आदिवासियों के लिए क्या किया? क्या वो आदिवासी नेता बन के कुछ खास आदिवासियों के नेता बन गए? उनके वर्ग का क्या हुआ? वो वर्ग आज भी उसी अपनी बुनियादी समस्याओं के लिए जाना जा रहा है। तो ये सोचना होगा कि अगर वो आदिवासी वर्ग के नेता हैं तो सारी राजनीतियों के साथ साथ उस वर्ग की बेहतरी जरूरी होगी, उनकी संस्कृति, उनका संरक्षण करें और उनका पलायन रोकें। तो आदिवासी शहर आके कुछ करने लगे तो ये तरक्की थोड़ी है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं नीलाभ जी के पास जाऊंगा। नीलाभ जी, आशीष जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया कि दबावशाली रहा है ये वोट बैंक, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी पार्टी ने किसी आदिवासी को सीएम नहीं बनाया आज तक, जिसका जिक्र नरोत्तम मिश्रा ने भी किया आज। देखिए, हमारे शीर्ष पदों पे हमने आदिवासी नेताओं बिठाए। कांतिलाल जी भूरिया हैं, अपने जमुना देवी हैं, उप मुख्यमंत्री तक रही हैं, बाला बच्चन है, उमंग सिंगार, इस लंबी फहरिस्त है हमारे पास। इन्होंने तो आदिवासी राष्ट्रपति तक का अपमान कर दिया, संसद के उद्घाटन तक में नहीं बुलाया। आदिवासी वर्ग का अपमान है या नहीं है, बताइए आप। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि 2018 में आदिवासियों का मोह भंग हुआ, तो मोह भंग क्यों हुआ? ये इससे अपना वोट मान रहे थे। तो इन्होंने सिर्फ आदिवासियों को बरगलाया, भ्रमित किया और उनके नाम से इवेंट बनाया, उनके नाम से भ्रष्टाचार किया। आदिवासियों की दशा दिशा वही की वही रही। न तो उन्हें शिक्षा के साधन मिले, न उनके गांव में बिजली रही, न पानी रही। मतलब कुल मिला के आदिवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। 20 साल से इनका शासन है कि हम पर तो उंगली उठा नहीं सकते। 14 महीने की सरकार थी हमारी। ये 20 साल के शासन में इन्होंने आदिवासी ने कुछ भी नहीं किया। अब ये सिर्फ और सिर्फ बिरसा मुंडा को लेकर आ गए। ये ने कभी याद नहीं आया, टंटे मामा ने कभी याद नहीं। मामा जी को टंटे मामा अभी अभी याद आए जब आदिवासियों ने सिरे से नकार दिया। सीधी बात है, ये भ्रमित करने की राजनीति करते हैं। आदिवासी बोले जरूर है, लेकिन इनके हर चाल को बहुत अच्छे समझते हैं। काट की आंटी बार बार नहीं चढ़ती। ठीक है, ठीक है। गुलरेज जी, कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है कि सिर्फ आप आदिवासियों के नाम पर इवेंट करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं करते। देखिए, कांग्रेस तो कहेगी, और कांग्रेस के प्रवक्ता जो कर रहे हैं वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। एक कांग्रेस प्रवक्ता के नाते उनको ये सब बातें करना चाहिए। लेकिन आप पूछिए ना, मैं आपसे पूछता हूं कि आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं मध्य प्रदेश के। क्या 2004-2005 तक आप राणापुर जाते थे तो राणापुर में आपने इतनी छोटी लंगोट देखी है कि नहीं देखी है? आदिवासी पुरुष उसी के अंदर वो मजदूरी करता था क्योंकि उसके तन पे कपड़े के भी पैसा नहीं था। आज आपको वो लंगोट दिखती? यदि ये कहेंगे कि उनकी वेशभूषा ऐसी थी तो वो वेशभूषा आज कहां चली गई? आप उस समय कच्चे मकान देखे थे, छोटे छोटे से मिट्टी के बने हुए, आज मिलते हैं? आज बहुत कम ऐसे मकान मिलते हैं। आपने वो घनघोर अंधेरे वाली बस्तियां देखी थी उस समय, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन तक उनके क्षेत्रों का नहीं किया था। और यही कारण है कि आज भी ये उनको आदिवासी कहते हैं। इनके हिसाब से आदिवासी मतलब जो पुराने तौर तरीके से रहे, और हम मानते हैं कि वो हमारे बंधु हैं, वो वनवासी बंधु हैं। हम शहरवासी बंधु हैं, वो वनवासी बंधु हैं। तो वनवासियों को आगे लाना वैसा ही है जैसे ग्रामीण आंचल के बंदे को आगे लाना, बस्ती वाले को आगे लाना, हर वर्ग को आगे लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। और ये इसलिए नहीं है पॉलिटिक्स के लिए, ये इनकी गलतफहमी होगी। हमारा जो मूल मंत्र है, जो हमारा विचार है, वो अंत्योदय के सिद्धांत पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत के ऊपर है, जो ये कहता है कि पिछली पंक्ति का सबसे पिछला व्यक्ति को हमको आगे लाना है। और ये जो हमारा वनवासी बंधु है वो सबसे पिछला खड़ा हुआ है। यहां तक मैं आपको बताऊं, मैंने जीवनी लिखी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। जब वो अमेरिका गए थे तो वहां के भी जो रेड इंडियंस थे, जो वहां के वनवासी थे, उनके पास जाके रुके थे। जी, ठीक, ये प्यार है हमारा वनवासियों के साथ। ठीक है, ठीक है। आशीष जी, आपने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना। कांग्रेस बोल रही है कि 20 साल से आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं हुआ, और बीजेपी कह रही है कि जब से हमारी सरकार आई है उनके तन पे कपड़े आए हैं, पक्के मकान में रह रही है। लेकिन ये तो मूलभूत सुविधाएं है ना सर, टेक्नोलॉजी का जमाना है, इंसान कहां पहुंच गया। ये लोग छोटी छोटी चीजें गिना रहे हैं कि हमारे सरकार के दौरान क्या क्या हुआ। देखिए, अब ये है कि जब कोई सरकार लगातार काम करती है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, तो विकास करना उसके लिए जरूरी भी होता है जी, वरना उसे बार बार चुनेगा कौन।
ये एक सरकार का धर्म है और जरूरत है और होनी भी चाहिए। तो कोई भी सरकार अगर विकास करती है तो अच्छी बात है ना, अगर भाजपा ने किया है तो बहुत अच्छी बात है, उसका विकास अगर हुआ है, उनका दावा है तो बिल्कुल अच्छी बात है। और निश्चित तौर पे ये आपने भी सही कहा, और ऐसा ही होता है कि कई चीजें बड़ी एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है, अपने आप चीजें बढ़ती हैं, जमाना बदलता है और बहुत सारी चीजें बदलती, लेकिन आर्थिक व्यवस्थाएं भी लोगों की सुधरती हैं, चीजें आगे बढ़ती हैं। कई बार ऐसा नहीं भी हो पाता है समाज में, ये भी एक सच्चाई है। फिर भी आदिवासियों का जीवन स्तर यदि बेहतर हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो फिर आदिवासियों को के अंदर जो ये कभी कभी ये अनरेस्ट सा दिखता है, कुछ हलचल दिखती है, कुछ मांगे दिखती हैं, परेशानियां दिखती हैं, कुछ संगठन उभर जाते हैं, तो क्या वो सिर्फ सियासत से उभरते हैं या उनकी जरूरत से उभरते हैं? इन चीजों का आकलन भी सरकारों को करना चाहिए, सरकार हो या विपक्ष हो, उसके आधार पर यदि ये चीजें बने तो ज्यादा बेहतर है। ये बात बिल्कुल सही है कि तकनीक के विकास के साथ और ग्लोबलाइजेशन और दूसरी चीजें जो आई हैं, योजनाओं का आकार बढ़ा हुआ है, सरकार की पहुंच बहुत अंदर तक चली गई है, लोग अब सरकार के सीधे रडार पे हैं, तो निश्चित तौर पे उनकी समस्याएं सरकार तक पहुंचती है, सरकार उन तक पहुंचती है। और ये एक तरह से ये शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन एक गिव एंड टेक जैसा भी है ना, कि हम आपको सुविधा दे रहे हैं, बदले में हम आपसे वोट और समर्थन चाहते हैं, तो ये सही और स्वस्थ चीज है। लेकिन फिर भी इन सब चीजों के साथ ये जरूरी है कि कोई सरकार जब लंबे समय तक काम करे तो आखिरी वक्त में ऐसी आपाधापी फिर दिखना नहीं चाहिए जी। मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, अक्सर ऐसा होता है कि फिर सरकारें हर वर्ग को साधने के लिए भागा दौड़ी करने लगती हैं, तो ये चीज बताती है कहीं ना कहीं कोई कसर रह गई। तो 2018 में फिर वहीं पे हम लौटेंगे कि आदिवासियों का जो समर्थन है भाजपा से थोड़ा कम हुआ था, तो वही बात फिर आती है कि क्या वो आदिवासी वापस बीजेपी की तरफ 4 साल 4.5 साल में आ जाएंगे, एक। और दूसरा बात जो अभी एक आई कि मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग से नहीं बना जी, तो अगर कांग्रेस ने नहीं बनाया तो दूसरी तरफ भी वही बात है, वो भाजपा में भी वही चीज है। लेकिन मैं मानता हूं कि यदि कोई वर्ग विशेष का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो उससे क्या होगा, जो मौके मिले उसका फायदा तो उठा लें वो अपने समाज को बेहतर करने के लिए। सही बात, चाहे जमुना देवी हो, चाहे वहां दिलीप सिंह भूरिया हो, चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते हो, बहुत सारे इस तरह के सब जगह के नाम है। तो जरूरी है कि पद अगर आदमी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन जाएगा तो वो एक वर्ग का थोड़ी, वो सबका हो जाएगा जी। नीलाभ भाई, 47 में से 37 सीटें आपकी पार्टी ने जीती थी 2018 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो आपके आदिवासी विधायकों ने बीजेपी के प्रत्याशी के फेवर में वोट दिया था। ऐसे में आप कैसे अपने विधायकों को और वोट बैंक को एकजुट रख पाएंगे? वो एक अलग प्रक्रिया थी। अभी 47 सीट में से तो लगभग 80 सीटों पर प्रभाव पड़ता है आदिवासी वर्ग का। मैं ट्राइबल रिजर्व की बात कर रहा हूं सर, जो उनके लिए रिजर्व है उसकी बात कर रहा हूं जी। 43 सीटों अधिकांशतः सीट कांग्रेस के झोली में आएगी, कांग्रेस के पक्ष में उसके परिणाम आएंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2018 में क्यों आईना दिखाया, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये बातें अगर हमने तुमके तन पे कपड़ा दे दिया, अरे यही क्या मूलभूत चीजें होती है। आइए बताएं, इन्होंने कितने अस्पताल बना दिए, कितने स्कूल बना दिए, कितने सामुदायिक भवन बना दिए, कितने तालाब खुदवा दिए, कितने बिजली गाँव में बिजली पहुंचा दी, कितने मकान बना दिए। जो मूलभूत चीजें होती वो तो नहीं, ये बातें कर रहे हैं इनको। अरे तो पारंपरिक वेशभूषा है जो पहनते हैं आदिवासी समुदाय, पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था है, वो जो कपड़े पहनते हैं। आप लोग बोल रहे हैं हमने लंगोटी से चड्डी में ला दिया, बेतुकी बातें करके भ्रम फैलाते हैं ये। इसका इनको जवाब मिल चुका था और अभी भी वही जवाब इन्हें मिलने वाला। अब मैं पैसा एक्ट की बात कर रहा हूँ, जिसको लेकर आ रहा हूँ गुलरेश भाई, आपके पास आ रहा हूँ जी। ये पैसा एक्ट की बात मेरे गुलरेश भाई शायद कर नहीं पाए। पैसा एक्ट ये लोग समझते नहीं, पैसा एक्ट होता क्या है, जो मध्य प्रदेश में लागू किया गया। आदिवासी समुदाय की पारंपरिक व्यवस्थाओं को मान्यता दी गई है। हम अगर कुछ सरल शब्दों में कहें तो जल, जंगल और जमीन, इस पर आदिवासियों हक, क्या ये उन्हें मिला, ये बड़ा सवाल है। न जंगल पे उनका हक है, न जमीन पे हक है, न के जल पे हक है। ये पूरा अवैध उत्खनन वालों के हाथ में पूरा जंगल है, अवैध लकड़ी काटने वालों के हाथ में पूरा जंगल है। उसके बाद ग्राम सभाओं को कितने हमने अधिकार दिए, ग्राम सभाओं को सिर्फ कागजी अधिकार दिए, क्या उन्हें फंड दिया गया है, क्या उन्हें अधिकार दिए गए? ग्राम सभा का एक बड़ा अधिकार है कि आप किसी भी आदिवासी अगर FIR होती तो उसकी सूचना ग्राम प्रधान को, ग्राम सभा को दी जाएगी, उसके बाद थाने वाला लेकर जाएगा। लेकिन गांव एक बेचारे आदिवासी को ऐसे उठा के थाने बंद कर दिया था, ग्राम सभा को उसको मतलब ही नहीं देता। जबकि पैसा एक्ट का मतलब क्या रहा, मतलब जो फरियादी रहता है उसको अपराधी घोषित कर देते हैं। सर्वाधिक अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आदिवासियों पर रहे और पैसा एक्ट का सीधा माहौल उड़ाया जा रहा है। ये कागजी एक्ट रह गया है। ठीक है, ठीक है गुलरेश भाई, बीते 3.5 साल से आपकी सरकार है। गुलरेश भाई,
पौने 3 साल से आपकी सरकार है। 2003 में आपकी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। 47 में से 37 सीटें आपकी पार्टी ने जीती थी 2003 के विधानसभा चुनाव में उमा भारती की अगुवाई में। ऐसा कौन सा आपने काम किया है कि आपको 2023 में आदिवासी वर्ग वोट करे? जी मैं पूरा डाटा आपके सामने रखने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ये कहूंगा कि मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आदिवासियों को लंगोट हटा के हमने चड्डी में ला दिया। ये गलत शब्दों का मेरे नाम पे उपयोग मत कीजिए। मैंने ये कहा अभी आपने कहा गरीबी के कारण नहीं सुने, मैंने ये कहा था कि लंगोट पहनते थे और उसमें मजदूरी करते थे, भरचक गर्मी में मजदूरी करते थे, उनके तन पर कपड़े के पैसा नहीं हुआ करता था, वो हमने करके दिखाया। सुन लीजिए मेरी बात, सुन नहीं, इस तरह से बहस नहीं होती भाई साहब, इस तरह बहस नहीं होती। सुन लीजिए, आप जब आप बोल रहे थे मैं खामोश था, अब आप ये देखिए आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं जो आपका मुंह अपने आप ही बंद कर देंगे। सड़क निर्माण का यदि हम प्रतिशत पे बात करें तो 650% का इजाफा हुआ है सड़क निर्माण के कार्य में आपके कालखंड से मिलाकर हमारे कालखंड में। विद्युत उत्पादन, विद्युत जो बंटवारा जो होता है उनके क्षेत्रों में, इलेक्ट्रिफिकेशन जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन 1233% हुआ है आपके मुकाबले हमारे कालखंड में। 39 इंजीनियरिंग कॉलेजेस का निर्माण किया गया है आदिवासी क्षेत्रों में। हायर सेकेंडरी स्कूल्स की बात करें, क्योंकि देखिए रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य और शिक्षा ये बहुत बुनियादी चीजें होती है, और रोजगार। अगर हायर सेकेंडरी विद्यालयों की बात करें तो 298% का इजाफा हुआ है वनवासी भाई बहनों के क्षेत्र में। यदि हम बात करें कि जो सिंचाई का रकबा बढ़ने की 12,230% का इजाफा हुआ है आपके कालखंड में और हमारे कालखंड में। तो ये डेटा चीख के कहता है भाई साहब कि वो जो हमारे वनवासी भाई बहन है उनके लिए यदि दिल से कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। आपने हमेशा उनका मिसयूज किया, और आज बड़ी खुशी की बात है देश का जो सर्वोच्च नागरिक है वो एक आदिवासी महिला है। आपने तो उसके खिलाफ भी वोट किया था। तो कांग्रेस आपसे पूछ रही है गुलरेज भाई कि आपने संसद भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया फिर आदिवासी महिला को? संसद भवन जो बनाया वो सरकार ने बनाया, सरकार ने उद्घाटन किया। श्रेय लेना था साहब, श्रेय लेना था। राष्ट्रपति को क्यों बुलाया सर गुलरेज भाई? संसद का निर्माण सरकार ने किया और सरकार के हेड ने उसका इनॉग्रेशन किया। सरकार के हेड कानून संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से देश के हेड जो होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति, और सरकार के हेड प्रधानमंत्री होते हैं। थोड़ा ये बेसिक बात समझिए आप। ठीक है आशीष, संवैधानिक विषय बता रहा हूं। आशीष जी, कैसे नैरेटिव को आप देखते हैं? कांग्रेस ने पूरी कोशिश करी कि आदिवासियों का अपमान हुआ है, आदिवासी राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं कराया गया, और जो पैसा एक्ट लागू किया है बीजेपी सरकार ने, क्या बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा? देखिए, पैसा एक्ट अभी लागू हुआ है और अभी इसको लोगों तक पहुंचने में और इसका फायदा पहुंचने में देर लगेगी। वो धीरे धीरे एक प्रोसेस है सरकार की, जिस तरह से काम होगा, सुविधा मिलेंगी, फिर सुविधाओं का जो आगे भविष्य में जब उनको लाभ नजर आएगा तो ये सब चीजें हैं। लेकिन इसके पहले जो आदिवासियों की मूलभूत समस्याएं हैं, और ये समस्याएं सभी वर्गों की, सिर्फ आदिवासी पे चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये सभी वर्ग की है। तो कोई भी सरकार अगर इन चीजों पर, मूलभूत समस्याओं पर, जैसे अभी किसी ने यहाँ अपने पैनल में बात भी हुई कि जो मूलभूत समस्याएं वो होती क्या है, शिक्षा है, रोजगार है, पानी है, बिजली है, ये इसी तरह की चीजें, स्वास्थ्य है, कानून व्यवस्था है, ये चीजें यदि सबको समान रूप से मिलेंगी तो मुझे नहीं लगता कि ये वोट को इस तरह से या सियासत को इस तरह से देखना पड़ेगा कि हम आदिवासियों को ज्यादा सुविधा दे के इधर कर लें और दलितों को अपनी तरफ खींच लें, या इस तरह ये जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब चूंकि मध्य प्रदेश एक आदिवासी एक बड़ा राज्य है, बड़ी यहाँ पर एक पूरी सियासी परिस्थितियां 80 के दशक से चल रही हैं, जब अर्जुन सिंह की सरकार थी, शुभानु सिंह सोलंकी बड़े प्रबल दावेदार हुआ करते थे, तो ये सब चीजें उस वक्त से चल रही हैं। तो लाजमी होगा कि ये इसको इसी नजरिए से देखा जाएगा, मगर जरूरत यही बाद में आएगी और आगे भी होगी, क्योंकि आदिवासी समाज भी अब कुछ जागृत हुआ है, वही जो तकनीक और उसके विकास की वजह से। तो सरकारों को फिर जवाब देना मुश्किल होगा, कोई भी सरकार होगी, जब उनका हक उन्हें नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ यही होगी कि उन्हें सही शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं दे दी जाएं, तो वो अपने आप ही बहुत सारे रास्ते खुद खोज लेंगे। ठीक है। चर्चा के लिए
समय हमारे पास बेहद कम था, इसलिए चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा, विराम देना होगा। एक पॉइंट वो कहना चाहूंगा, हमने रिप्रेजेंटेशन भी दिया है, हमने मध्य प्रदेश की तरफ से रिप्रेजेंटेशन भी दिया है। किसी और दिन और चर्चा करेंगे आदिवासियों के मुद्दे पर, समय की कमी है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े थे। आशीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीलाभ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदिवासियों के नाम पर मध्य प्रदेश में सियासत होती रही है, लेकिन आदिवासियों के दिन नहीं बदले हैं। सरकारें बनती हैं, बिगड़ती है, लेकिन आदिवासी वहीं रहते हैं जहां पर वो बीते कई दशकों से हैं। उनकी जीवन शैली में, उनकी सुविधाओं में कोई इजाफा नहीं हुआ है जिसकी उनको दरकार है। चर्चा में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।